सो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी। सो इसी स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। सो फुल स्क्रीन करते हैं। सो ये टॉपिक्स ऑटोमेटा थ्योरी के टॉपिक्स हैं जो कि उनकी एप्लीकेशन है आप कंपाइलर के अंदर। सो फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं या ऑटोमेटा थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पे जो फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेजेस जो डिफाइन करते हैं, लैंग्वेजेस के अंदर जो स्ट्रिंग्स डिफाइन करते हैं वो अल्फ़ाबेट्स डिफाइन करते हैं। एंड अल्फ़ाबेट फॉर एनी लैंग्वेज इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। String a finite when possibly an empty sequence of symbols from this set of from this alphabet set of symbols. So इनमें से सिंबल्स का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं जो कि स्ट्रिंग जनरेट करता है। लैंग्वेज अगेन इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सिंबल्स। सही है। सो स्ट्रिंग्स किसी भी लैंग्वेज में इनफाइनाइटली मेनी हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आइडेंटिफायर की लैंग्वेज है। सो आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए जो इनपुट्स हैं अल्फ़ाबेट है वो है A to Z कैरेक्टर्स प्लस 0 to 9 नंबर्स। इनमें से आप अल्फ़ाबेट्स जनरेट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, सिर्फ कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट ना हो, अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। सो इनमें से कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लें सो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिंग या इनफाइनाइटली मेनी आइडेंटिफायर्स डिफाइन हो सकते हैं। सही है। इन थ्योरी इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इन रियल प्रैक्टिस कंपाइलर्स यूजुअली एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि मैक्सिमम आइडेंटिफायर की लेंथ कितने डिजिट्स की होगी या कितने कैरेक्टर्स की होगी। तो वो अगेन कंपाइलर की रेस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन थियोरेटिकली अनलिमिटेड स्ट्रिंग्स हो सकती हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। सो फाइनाइट स्पेसिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। सो इन केस जब आपकी स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट हो जाती हैं सो उस केस में आपको फाइनाइट स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है लैंग्वेज की यूजिंग आइदर ऑटोमेटा और अ ग्रामर। सो ऑटोमेटा इज बेसिकली अ रिकॉग्नाइजर। रिकॉग्नाइजर का क्या मतलब होता है? पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा होता है किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स का। सही है। सो जो स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है, बाकी को रिजेक्ट करता है। ये कल हमने एग्जाम्पल की थी नंबर का एग्जाम्पल हमने किया था जिसमें इनवैलिड नंबर हमने दिया था, डिजिट्स के बाद एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर लगा दिया था। तो ये लेक्सिकल एरर था। तो इट वाज दिस एरर, उसने रिजेक्ट कर दिया था इनवैलिड स्ट्रिंग को। और नेक्स्ट इज ग्रामर। सो ग्रामर इज अ जनरेटर जो कि पार्स ट्री जनरेट करता है। सही है। अ सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज एंड नो अदर स्ट्रिंग्स। A particular language may be specified by many different grammars and automata. ये तो आप एक ही लैंग्वेज के लिए आप डिफरेंट ग्रामर्स एंड डिफरेंट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं, बट अ सिंगल ग्रामर और एन ऑटोमेटा स्पेसिफाइज ओनली वन लैंग्वेज। एक ग्रामर या एक ऑटोमेटा सिर्फ एक ही लैंग्वेज को डिफाइन करता है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को डिफाइन नहीं करता। सही है। सो कल के कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अगेन ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। The lexical grammar of a programming language can be specified with regular expressions. So tokens can be recognized by a deterministic finite automata. So these two are interchangeable, regular expressions and finite automata. So जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे जिसमें टोकन रिकग्निशन करेंगे तो उसमें आप
दोनों दे सकते हैं या इनमें से कोई एक दे सकते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड ओवर सम अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम इस समेशन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अल्फ़ाबेट इज यूजुअली ASCII or Unicode characters. So if RE is a regular expression, then L of RE is the language generated by this regular expression. ये अगेन नोटेशन आपने यूज़ की होगी, पढ़ी होगी उसके अंदर, ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर, तो ये वही नोटेशन है। तो अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ नोटेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। सो फॉर एग्जांपल दिस, ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक कैरेक्टर ए, तो ये जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करेगा इसमें कैरेक्टर ए रिकॉग्नाइज करेगा, सिंगलेट एंड स्टेटमेंट, सिर्फ इसमें ए ही रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा होगा, जितनी भी स्ट्रिंग्स ए से जनरेट होंगी। इसी तरीके से ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये नल या एम्प्टी लैंग्वेज है। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर ये ऑपरेशंस भी होती हैं, जैसे ये एंड ऑपरेशन है और ऑपरेशन है, ये इसको क्लीन स्टार या क्लोजर ऑपरेशन कहते हैं। सो आर एस, ये दो लैंग्वेजेस हैं, आर एंड एस। सो लैंग्वेज ऑफ this regular expression will be the language of R concatenated with the language of S, and this is union operation। तो ये इसमें दोनों एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसमें सिर्फ एक को अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो आपका जो स्ट्रिंग है एक्सेप्ट हो जाती है। एंड दिस इज क्लीन स्टार। स्टार का मतलब ये है कि आप n टाइम्स 0 से लेके n टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। अगेन ये भी वही टर्म्स यूज हो रही हैं। प्लस ऑपरेटर यूज होता है, इसका मतलब है वन और मोर ऑकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर्स। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है 0 और 1 ऑकरेंस, यानी कि सिंगल और एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है 0 ऑकरेंस, सिंगल आर का मतलब है एक ही ऑकरेंस। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें कैरेक्टर्स को या अल्फ़ाबेट सेट को A to Z, इसका मतलब है A और B और C अप टू और Z, इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर आ जाए। तो ये इस रेंज के अंदर, इस देश का मतलब होता है इस रेंज के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर आ जाए। ये हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये सिंबल है ABXYZ, मतलब इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर आ जाए। सही है। तो ये जो साइन है, प्लस का साइन है, अगर आप ये यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं इसलिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। सो प्लस का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, दिस इज सिंगल नॉट, सिंगल इक्वल्स कैरेक्टर, दिस इज नॉट इक्वल्स मीन्स दो कैरेक्टर्स आने चाहिए, दिस इज लेस देन इक्वल, ये अगेन दो कैरेक्टर्स हैं, और ये 5 कैरेक्टर सीक्वेंस है। अगर आपको सीक्वेंस में स्ट्रिंग जनरेट करानी है तो आप इस सीक्वेंस में रखेंगे। सो अभी ये एम्प्टी छोड़ा गया है, सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज है। तो ABC प्लस का मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस है ABC का, ये कैरेक्टर्स हैं, ये इनक्लोज्ड हैं इसके अंदर। सो इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर, जिन स्ट्रिंग्स के अंदर आएंगे वो सारी स्ट्रिंग्स ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से ABC स्टार का मतलब होता है 0 और मोर टाइम्स। सो 0 और मोर टाइम्स इनमें से कोई भी कैरेक्टर आ जाए या इनका सेट आ जाए तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन की। प्लस का मतलब अगेन 0 to 9
के दरमियान जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर एटलीस्ट 1 टाइम्स आ जाए। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगेन सेम है, प्लस का मतलब होता है एटलीस्ट 1 टाइम्स, स्टार का मतलब होता है 0 और मोर टाइम्स। और ये जो अलग से लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इनका मतलब है ये डिजिट्स 1 to 9 में से कोई डिजिट एक मरतबा आएगा, उसके बाद 0 to 9 डिजिट्स n टाइम्स आ सकते हैं। तो इसमें भी यही है, A to Z डिजिट एक मतलब आएगा, उसके बाद A to Z एंड 0 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये n टाइम्स आ सकते हैं। ये बेसिकली ये जो लास्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये आपके जो आइडेंटिफायर्स हैं उसके लिए आइडेंटिफायर रिकॉग्नाइजर की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसको अगर हम मैं इसको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ वर्ड के अंदर। न्यू फाइल बनाते हैं। सो ये जो लास्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसका मतलब है A to Z या फिर A to Z कैपिटल, ये एटलीस्ट एक मतलब आएगा। इसका मतलब है एटलीस्ट 1 of these characters must occur in the string। सही है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ A to Z, देन कैपिटल A to Z एंड देन 0 to 9 एंड अंडरस्कोर स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? 0 और मोर टाइम्स। तो अगर आप इसको देखें तो जितने भी आपके सी के अंदर जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो ये रूल फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग सिंबल फॉर एग्जांपल ए है, सही है, उसके बाद आप कुछ भी दे दें, नंबर दे दें, अंडरस्कोर दे दें, ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर होता है, सही है। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते कि स्टार्ट में ही आपका नंबर आ जाए, क्योंकि ये इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये रेस्ट्रिक्ट कर रही है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये कह रहा है कि जो इसका स्टार्टिंग जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो A to Z कैपिटल या स्मॉल में से कोई होगा। उसके बाद आप नंबर्स भी दे सकते हैं, अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, A to Z कैपिटल स्मॉल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट के अंदर A to Z जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से स्मॉल या कैपिटल कोई एक आएगा, सही है। सो दिस वन इज बेसिकली द रेगुलर एक्सप्रेशन टू आइडेंटिफाई टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफायर्स, सही है। इसको आप इजीली DFM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको DFM में कन्वर्ट करना हो तो आप वो कैसे करेंगे? इसका अगर मुझे DFA बनाना हो तो लेट्स से हमें इसका DFA क्रिएट करना है। यहाँ पे भी तो शेप्स होते हैं ना, शेप्स, बेसिक शेप्स। तो ये आपका स्टार्ट सिंबल है और ट्रांसपेरेंट कर दें। नो फिल कर देता हूँ मैं इसको, सही। तो स्टार्ट सिंबल आपका जो स्टार्टिंग होती है टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफायर्स, तो दिस वन इज योर स्टार्ट Q0 स्टेट। उसके बाद सेकंड जीरो आपका एक्सेप्ट स्टेट पे चला जाएगा, जब उसको इनपुट मिलेगा। इनपुट कहाँ से उठाएं?
लेट्स से इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, सिंपल वन, ए टू जेड एंड कैपिटल है तो कैपिटल जेड। तो अगर उसको DFA को स्टार्ट में ही ये मिल जाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर देगा इसको, सही है। अगर कोई और कैरेक्टर आएगा तो ये डेड स्टेट पे या नल स्टेट पे चला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और कैरेक्टर मिलता है तो वो ये डेड स्टेट में चला जाएगा। क्रिएट करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। एनीवे, सो दिस इज डेड स्टेट एनी अदर कैरेक्टर के केस में। और लूप बैक कर दें इस पे, ओके। एक्सेप्ट स्टेट पे वंस ये आ गया, उसके बाद इसको A to Z 0 to 9 या फिर अंडरस्कोर कुछ भी मिलता रहेगा इसको, तो ये एक्सेप्ट स्टेट भी रहेगा, अंडरस्कोर शो भी नहीं कर रहा। सो ये आपका बेसिकली आपका DFA बन जाता है आइडेंटिफायर्स को रिकॉग्नाइज करने का, सही है। सो लास्ट जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था उसके अंदर, DFA के अंदर। आवाज वकार के पास आवाज, अच्छा बाकी लोगों को आवाज सही आ रहा है मेरा? 41 स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है। सो एनीवे, बताने का मकसद सिर्फ ये था, ये जो लास्ट वन जो है हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बेसिकली आइडेंटिफायर रिकॉग्निशन की रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। और अगर आपकी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में अंडरस्कोर नहीं है आइडेंटिफायर के अंदर तो आप इस कैरेक्टर को हटा सकते हैं। सो एब्रीवेशंस, many systems allow abbreviations to make writing and reading definitions easier. So एब्रीवेशंस तो आप यही यूज़ करेंगे अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो एब्रीवेशंस या नोटेशन यूज़ हो रही हैं आप यही यूज़ करेंगे। तो आप कुछ पॉसिबल सिंटेक्स फॉर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स देख लें। और नंबर्स को रिकॉग्नाइज आप कैसे करते हैं, पहले हमने DFA बनाया था नंबर्स का 0 to 9 कोई भी अगर कैरेक्टर आ जाता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही है। सो उसकी DFA बेसिकली ये है, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली ये है, आपका डिजिट जो है वो एम्प्लॉइज टू 0 to 9 इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है इस रेंज में, तो ये लिखा हुआ है 0 to 9। और आपका जो नंबर होता है या डिजिट्स, दैट इज डिजिट्स प्लस, अगर आप इंटीजर नंबर की बात कर रहे हैं। बट अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करते हैं तो इन दैट केस आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगी डिजिट, उसके बाद डॉट डिजिट्स, सही है। सो अगेन ये चीज़ आप इग्नोर कर सकते हैं। एक्सपोनेंट जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनमें यूजुअली एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी यूज़ होती है, आप ई भी यूज़ कर सकते हैं, ई कैपिटल और स्मॉल, और उसका पावर जो होता है वो प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। सो इस नोटेशन को आप चाहें तो इग्नोर कर दें। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख रहे हैं तो सिंपल ये नोटेशन रखें, डिजिट डॉट डिजिट्स, सही है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस सेट इन इंग्लिश, इसको आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एंड
कुछ एग्जाम्पल्स दे दें जो कि वैलिड स्ट्रिंग्स हैं जनरेटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर्स। सही है। सो इनमें से कोई भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट कर दें, दैट विल बी अ वैलिड आपका वैलिड स्ट्रिंग। सही है। बट फ्लोटिंग पॉइंट के केस में अगर आप ये जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में आप ये जनरेट करते हैं 0.09, सो दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज शुरू में आपको डिजिट्स आपके आने चाहिए। डिजिट्स की डेफिनेशन क्या है? डिजिट्स इक्वल्स टू डिजिट प्लस, मतलब इन 0 to 9 में से एटलीस्ट एक डिजिट आना चाहिए, एटलीस्ट। सो अगर ये आ जाता है तब भी ये वैलिड है। और अगर मैं ये हटा दूं, यानी कि पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद डिजिट्स मिसिंग है, तो ये भी इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। सही है। तो इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? क्वेश्चंस हैं तो कर लें। इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। ये चीज़ हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो हम DFA बनाते हैं, उसको आप सिंपली कोड कर लें, तो आपका डिजिट्स, नंबर्स, ये आइडेंटिफायर, ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। तो फाइनाइट ऑटोमेटा, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इट्स अ 1 2 3 4 finite state automata contains a set of states. Initial state, one is initial state, one or more are marked as final or accept states. So states can be labeled or numbers. A set of transitions from state to state, एक transition function define होता है जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन डिफाइन करता है किसी इनपुट पे। So next is this transition is done by reading input symbol. Transition can be taken if the label with current symbol. इन अगर आप NFA की बात कर रहे हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें इनपुट रीड किए बगैर भी आप ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि नल या एम्प्टी ट्रांजिशंस। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कब करते हैं? व्हेन फाइनल स्टेट इज रीच्ड एंड देयर इज नो मोर इनपुट। सही है। So scanner uses finite state automata as a subroutine or a function accepts the longest match from current location each time called. So ये लाइन समझ में आ रही है? हमने जो इंटीजर रिकॉग्निशन का जो DFA बनाया था, उसको फिर हमने कोड भी कर लिया था विजुअल स्टूडियो में। So बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी एज अ सबरूटीन और एज अ फंक्शन। जो सही है। सो ये हमारा स्कैनर क्लास था, इसके अंदर हमने जो DFA बनाया था इंटीजर का, उसको हमने बेसिकली जस्ट कोड कर लिया। सही है। और DFA की डेफिनेशन को इस कोड के अंदर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया लूप के अंदर। सही है। लूप क्या था? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? 0 to 9 कोई भी कैरेक्टर आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें एज अ नंबर, और जब तक ये कैरेक्टर्स आते जाएं आप उसको नंबर्स को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। तो बेसिकली ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। एंड सेकेंड पार्ट इज रिजेक्ट्स इफ नो ट्रांजिशन पॉसिबल। तो अगर 0 to 9 के अलावा लेट सपोज नंबर के बीच में कैरेक्टर आ गया A to Z, या स्मॉल या कैपिटल, तो इसके लिए ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं थी जो हमने पहले बनाया था DFA नंबर्स का, तो इनके लिए ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं थी। तो उस केस में हमने क्या किया? उस केस में हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इनवैलिड टोकन करके रिजेक्ट कर दिया।
सही है। तो जिस तरह से हमने नंबर्स का डीएफए बनाया था इंटीजर का, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है आइडेंटिफायर को रिकॉग्नाइज करने की, ये भी आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज करनी है केट, तो उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? फर्स्ट इनपुट कैरेक्टर आता है सी, तो आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट पे। अगर ए आता है तो अगेन नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएं। फिर अगर टी आता है तो आप एक्सेप्ट स्टेट जनरेट कर देंगे। और इनके दरमियान अगर कोई और स्ट्रिंग आ जाती है, कोई और इनपुट आ जाता है, तो आप एक रिजेक्ट स्टेट पे चले जाएंगे। सो फाइनाइट ऑटोमेटा के भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक डीएफए डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सही है। दोनों में फ़र्क क्या है? डीएफए में देयर इज़ नो चॉइस ऑफ विच ट्रांजिशन टू टेक अंडर एनी कंडीशन। किसी एक इनपुट पे, किसी एक स्टेट पे सिर्फ एक ही ट्रांजिशन डिफाइन होती है, चॉइस नहीं होती। और यहाँ पे कोई नल ट्रांजिशंस या एम्प्टी ट्रांजिशंस भी नहीं होते। जबकि डीएफए में केस में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं ट्रांजिशन करने की, एक स्टेट से दो स्टेट में आप जा सकते हैं। So accepts if some way to reach final state on given input, rejects if there is no possible way to final state, and there can also be null transitions, and it may also need to guess or backtrack. आप ट्रांजिशन को backtrack भी कर सकते हैं। So जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की केस में डीएफए इज प्रेफर्ड मेथड। डीएफए प्रेफर्ड क्यों होता है? किसी एक इनपुट पे एक ही पॉसिबल ट्रांजिशन होती है, आपको पता होता है कि वही ट्रांजिशन आपको परफॉर्म करनी है। मल्टीपल ट्रांजिशंस को आप ट्राई नहीं करेंगे कौन सी ट्रांजिशन एक्सेप्ट हो रही है। सही है। तो प्रेफर्ड वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन कंपाइलर्स इज डीएफए। एक एग्जांपल है फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए। सो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग ए को एक्सेप्ट कर रही है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। सो दो रेगुलर एक्सप्रेशन है आर एंड एस। आर के बाद एम्प्टी ट्रांजिशन करके आप एस स्ट्रिंग में चले जाएंगे। अगर दोनों को अगर आपको इनकी यूनियन करनी है, यूनियन का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी अगर एक्सेप्ट करती है तो आप फाइनल एक्सेप्ट स्टेट पे चले जाते हैं। दीज आर नल ट्रांजिशंस। अच्छा, ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसमें आप नंबर्स एक्सेप्ट कैसे करेंगे, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आइडेंटिफायर्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। सो आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो आपको चीज़ें करनी है वो ऑलरेडी गिवन है, तो इन चीज़ों की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन भी हमने की हुई है पहले। सो इम्प्लीमेंटेशन के भी अगेन डिफरेंट तरीके हैं। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की है, क्लास टोकन बनाया है, इंटीजर काइंड, हमने इसको क्लास का नाम दिया था, टोकन क्लास का, हमने काइंड का नाम दिया। इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग आइडेंटिफायर। सो इसके अलावा एंड ऑफ फाइल आइडेंटिफायर, कीवर्ड तो नहीं है, इंटीजर है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, वाइल, ये सारी चीज़ें इन्होंने टोकन क्लास के अंदर एज अ मेंबर्स डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन हमने जो कोड रखा है टोकन क्लास के अंदर, उसमें हमने ये मेंबर्स जनरेट नहीं किए, बल्कि हमने सिंपली क्लास के अंदर तीन चीज़ें रखी हैं। टोकन क्लास
द लेक्सिन वैल्यू, टोकन की वैल्यू, और किस लाइन नंबर पे ये टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट दैट। सही है। तो हम कंस्ट्रक्टर में जब कोई भी टोकन हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये तीनों चीज़ें इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं और आपका सिंपल टोकन जनरेट हो जाता है। सो ये एक और इम्प्लीमेंटेशन है, अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दिस वन इज़ मोर ईजियर टू इम्प्लीमेंट। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि सी के हवाले से बताया, ये C++ का कोड है, गेट सी एच। सो इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप नेक्स्ट कैरेक्टर, हमने पीक का नाम दिया था, यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे, वाइट स्पेसेस को इग्नोर करेंगे। सही है। ये मेथड्स हैं। गेट टोकन मेथड है इसी स्कैनर क्लास का। सो वाइट स्पेसेस इग्नोर करेंगे, अगर इनपुट ख़त्म हो गई है तो आप एंड ऑफ लाइन करके रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। बट अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो आप नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे कि ये नेक्स्ट कैरेक्टर कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर तो नहीं है। अगर पंक्चुएशन कैरेक्टर है तो आप टोकन का कंस्ट्रक्टर कॉल करके ये कैरेक्टर उसको पास कर देंगे। सही है। और इसी तरीके से अगर ये ऑपरेटर है नॉट, तो अगर नॉट है तो आप इसका टोकन बना के पास कर देंगे। लेकिन अगर नॉट के बाद इक्वल भी आता है, यानी कि नॉट इक्वल बन जाता है, तो आप नॉट इक्वल का पास करेंगे टोकन बना के, अदरवाइज आप सिंपली नॉट का टोकन पास करेंगे। सो ये एक अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन है, C++ की इम्प्लीमेंटेशन है। या तो हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आप वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, इस स्लाइड से भी आप आइडिया ले सकते हैं। सो आप लोग सुन भी रहे हैं या मैं बस बोलता ही जा रहा हूँ? मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। सर सुन रहे हैं। नहीं। ये एक अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन है स्लाइड के अंदर, उसका मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ। अदरवाइज जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में अटैच करके दे दूँगा आपको, तो आप इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें अब एक्सटेंशन की और तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर तो यहाँ पे इंटीजर तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, आप आइडेंटिफायर का DFA इम्प्लीमेंट कर देंगे, फर्दर इसमें ऐड कर देंगे स्कैनर के अंदर। और अगर आपकी लैंग्वेज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी सपोर्ट करती है तो आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ऐड कर देंगे। सही है। तो इसमें यही चीज़ें डिफाइंड हैं, आप कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफायर कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये भी स्विच केस में इन्होंने किया है। A to Z अगर कैरेक्टर्स आते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करता है। सही है। सो until नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ लेटर डिजिट और अंडरस्कोर, ये उसको आइडेंटिफायर में ऐड करता जाता है। उसके बाद फाइनली चेक करता है कि कीवर्ड्स की लिस्ट में तो नहीं है आइडेंटिफायर। अगर कीवर्ड्स की लिस्ट के अंदर है तो उसको उस आइडेंटिफायर को कीवर्ड किया जाता है, अदरवाइज दैट इज सिंपली आइडेंटिफायर। कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर कीवर्ड हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप उसको आइडेंटिफायर का टोकन जनरेट करने से पहले चेक करेंगे कि अगर वो सेम नाम का कीवर्ड अवेलेबल है आपकी कीवर्ड की लिस्ट के अंदर, तो आप उसको एज अ कीवर्ड रखेंगे टोकन को, नॉट एज अ सिंपल आइडेंटिफायर। सही है। सो प्रोजेक्ट नोट्स, प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैंने डेट आगे कर दिए। सही है। काफ़ी लोग कल कह रहे थे कि नहीं हो सकता, तो मैंने डेट आगे कर दी है। So your next date of project submission is compilers
19 जून, पहले 14 रखी थी हमने, अब 19 तक आप कर सकते हैं। आप खुश हैं? तो आज हम जो है वो लेक्सिकल को, जो लेक्सिकल पार्ट था फर्स्ट फेज, उसकी एंडिंग कर चुके हैं। सही है। तो लेक्सिकल के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, डीएफएस भी। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर। सो ये प्रोजेक्ट आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ 19 जुलाई तक सबमिट कराना है, ग्रुप वाइज, इंडिविजुअल नहीं। सही है। सो लेक्सिकल के पार्ट में अगर क्वेश्चंस हैं या अगर आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्वेश्चंस आते हैं सो वो आप कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नेक्स्ट टॉपिक हमारे फिर पासिंग के स्टार्ट होते हैं, यानी कि सेकंड फेज सिंटैक्स एनालाइजर का। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? किसी को क्वेश्चंस है? अगर कोई ये अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन है इसको यूज करना चाहे तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। सही है। क्वेश्चंस? किसी को भी नहीं है क्वेश्चन? चलो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं।